विश्व रंग 2020 के सफल आयोजन के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन लेकर आ रहे हैं आपके समक्ष सिंगापुर नवरस का लोकार्पण। यह पुस्तक हमारे 5 साल की लंबी यात्रा का एक पहली मंजिल की तरह है, जो सिंगापुर के 9 कवियों द्वारा संकलित काव्य संग्रह है। इस पुस्तक का लोकार्पण करते हुए हमें इस विश्व रंग 2020 में अति प्रसन्नता हो रही है और आशा है आप सभी का प्यार और सहयोग हमें इस पुस्तक को आगे ले जाने में मिलता रहेगा। विश्व रंग की अनेक अनेक शुभकामनाएं। आप सबको नमस्कार। सबसे पहले मैं ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन की संस्थापक ममता मांडल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा और बाकी टीम मेंबर्स को भी कि आपने मुझे इस पुस्तक विमोचन समारोह में आमंत्रित किया। मैं सभी उपस्थित अतिथियों का भी अभिनंदन करता हूँ। आपकी संस्था द्वारा हिंदी कविताओं को प्रकाशित करने का एक उत्तम प्रयास सराहनीय है। काव्य पुस्तिका सिंगापुर नवरस के प्रकाशन एवं विमोचन के लिए आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये काव्य पुस्तिका 9 कविताओं का एक सुंदर संकलन है, जिसमें मनुष्य की विभिन्न भावनाओं को शब्दों के माध्यम से जीवंत किया गया है। मुझे विश्वास है कि यह पुस्तिका पाठकों को अपनी भाषा से जोड़ने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देगी। ऐसे प्रयासों के माध्यम से ही भारत के हिंदी भाषा का प्रचार एवं प्रसार संभव है। मैं इन 9 कवियों को भी अपनी रचनाओं के लिए बधाई देता हूं। मैं आशा करता हूं कि ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन ऐसे प्रयास आगे भी करता रहेगा। मेरे एवं भारतीय उच्चायोग की ओर से आपके द्वारा किए गए ऐसे प्रयासों को अवश्य ही प्रोत्साहन और समर्थन आगे भी मिलता रहेगा। जब आप अपने देश की मिट्टी से दूर हों तो अपने आप को संस्कृति से जोड़े रखने के लिए सजग प्रयासों की जरूरत होती है और अपनी मातृभाषा में कविता के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति देना एक ऐसा ही सजग प्रयास है। मुझे खुशी है कि सिंगापुर के 9 युवा कवि और कवयित्रियों ने जीवन के 9 विविध रसों को समेटते हुए अपनी कविताओं का एक संकलन प्रकाशित करने का प्रयास किया है। मैंने इस संकलन की सभी कविताएं पढ़ी हैं और अधिकांश कविताएं मन को अंदर तक छूती हैं और प्रभावित करती हैं। मैं इन सभी कवि और कवयित्रियों को संकलन की सफलता की शुभकामनाएं देता हूं। सिंगापुर नवरस 9 कवि 9 रस, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमस्कार। सिंगापुर नवरस किताब के इस वर्चुअल लोकार्पण में मैं हूं राहुल पारिक और मैं आपको आज परिचित कराऊंगा इस किताब और इस किताब के सूत्रधारों से। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो, आप कहीं पर भी थोड़ा सा दखल रखते हो, तो आपने ये कभी सोचा होगा या इस बात से आप सहमति रखेंगे कि हर एक रचनात्मक व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि वो कुछ ऐसा लिख जाए या कुछ ऐसा बना जाए जो जनमानस तक पहुंचे और उन्हें पसंद आए। आज से कई सालों बाद जब हमारी नौकरी की आपाधापी नहीं होगी, रोज की दिनचर्या से थोड़ी सी हमको जब फुर्सत मिलेगी,
तो हमें फुर्सत के पलों में ये याद नहीं आएगा कि हमने कैसी पीपीटी की स्लाइड्स बनाई है, हमने क्या जावा एसक्यूएल के कोड लिखे। हमें याद आएंगे वो विचार जो हमारे मन में कभी कौंधे थे और उन्होंने कुछ खूबसूरत पंक्तियों का रूप ले लिया था। यही विचार, यही आइडिया इस अद्भुत किताब सिंगापुर के नवरस की आधारशिला बनी और सिंगापुर में बसे हुए 9 भारतीय लेखकों और कविताओं का संकलन है सिंगापुर के नवरस। नव अर्थात 9 और नव अर्थात नया भी। इस नवरस में लेखकों के मनोभावों और उनके जीवन के अनुभवों का रस समाहित है। इसे ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के तत्वाधान में हिंदी युग्म के द्वारा प्रकाशित किया गया है और इसका संपादन चित्रा गुप्ता जी ने किया है। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन का अगर परिचय दूं तो ये एक सोशल एंटरप्राइज है और जिसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इस संस्था का उद्देश्य है भारतीय प्रवासियों को मातृभाषा और बोलियों के प्रति जागृत करना और खासकर हमारी अगली पीढ़ी के लिए भाषाओं को, हमारी मातृभाषाओं को प्रासंगिक रखना और उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखने के लिए प्रोत्साहित करना। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन इस मुहिम में पिछले 5 वर्षों से सतत कार्यरत है और कई नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स ऑर्गेनाइज कर चुकी है। इस लिस्ट में अगर हम बात करें तो ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन प्रेरणा, इंस्पिरेशन, कंपटीशन एंड चैंपियनशिप, सिंगापुर प्रेरणा अवार्ड्स एंड संगम कॉन्फ्लुएंस एट इंडियन कल्चर, कविता के रस और काव्य गोष्ठियां, हिंदी एक्सीलेंस समिट टू प्रमोट हिंदी एज अ ग्लोबल लैंग्वेज। और इसी फहरिस्त में एक नाम जुड़ा है इस किताब सिंगापुर के नवरस का। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, और सभी कवि मित्रों का भी बहुत आभार। जब आप एक यात्रा शुरू करते हैं और जिसकी मंजिल का कुछ पता नहीं होता, इस भावना के साथ मैंने जब 2015 में पहली बार हिंदी प्रेरणा की, तब एक उद्देश्य यही था कि हम सब प्रेरित हों और अपनी भाषा के प्रति जागरूक रहें। और आज जब सिंगापुर नवरस के रूप में हम एक यात्रा का, जो कहते हैं कि किसी एक मंजिल पर पहुंचने का जो आभास होता है, वो आज 5वें साल में और इस बार हिंदी दिवस पे इस पुस्तक का विमोचन होने के बाद जो कहते हैं कि एक यात्रा संपन्न हुई, और उस यात्रा संपन्न होने की जो खुशी है, उस सब में मेरे सभी मित्र, आप सब शुरू से जुड़े हैं। एक पुस्तक बहुत ही सरल और सहज है और अमितेश जी ने इस पुस्तक के लिए एक बहुत सुंदर बात कही जो मैं कह के अपनी बात खत्म करूंगी। हम अक्सर अवलोकन करते थे और स्वयं ही उसे उकेरते थे। भावनाओं को उतार कागज पर सालों से हम लिखते थे। एक मंच मिला, कुछ साथी संग, कई सोच साझा, कुछ नए रंग, काव्य पटल परे सब स्वरस, नाम दिया है हमने नवरस। इसी के साथ हम इस पुस्तक को आज पुस्तक का लोकार्पण करते हैं। आप सभी के संग आइए मिलके इस पुस्तक को सभी के साथ साझा करें और कोशिश करें कि हमारे सभी मित्र इसको आगे पढ़ें और आगे अपने इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए राहुल, और हम लोग इस कविता के और थोड़ा रस में डूबे और नवरस में डूबे। बहुत धन्यवाद ममता जी। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब आपको मैं मिलाता हूं हमारी नवरस की संपादिका चित्रा गुप्ता जी से। ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के तहत आयोजित होने वाले प्रेरणा पुरस्कार की सलाहकार चित्रा जी ने नवरस का संपादन किया। आइए हम उनसे मिलते हैं और जानते हैं कि उनके कुछ संस्मरण हैं, उनकी कुछ यादें हैं कि किस तरीके से इस किताब को आकार देने में उनका क्या अनुभव रहा। चित्रा जी। धन्यवाद राहुल। सब साथियों और गुणीजनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। सिंगापुर नवरस काव्य पुस्तिका का संपादन करते समय मेरे सामने आनंद तो बहुत था, पर अनेक चुनौतियां भी आईं, क्योंकि सबसे पहले जैसा इस किताब का नाम है नवरस, तो मुझे हर कवि को बताना था कि हम कौन सा रस से प्रभावित होकर के कविता लिखेंगे, और मेरे सारे कवि नैसर्गिक कवि हैं। किसी ने भी मेरे साथ किसी भी तरह का तर्क वितर्क नहीं किया, और जब भी मैंने उनसे कहा जो भी कविता कही, तो उन्होंने मुझे वह कविता बहुत आसानी से दी, क्योंकि मैंने पहले ही बताया वो सारे नैसर्गिक कवि हैं। और दूसरी मेरी चुनौती थी भाषा की, क्योंकि मुझे यह किताब, यह कविताएं जन जन तक पहुंचानी थी,
कि जो हिंदी की सरल भाषा की महत्व को समझते हैं और उसे ही पढ़ना चाहते हैं, तो उस हिसाब से बहुत ध्यान रखा गया कि भाषा दुरूह ना हो। तो मेरी इस सफलता में और सारे मेरे साथी हैं और मैं सबको इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और आपका ये प्रयास, इतने सारे जो आपने अथक प्रयास किए हैं इन कविता के संकलन को मूर्त रूप देने में, वो दिख भी रहा है। और हम सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई इस किताब के लिए। चलिए अब मैं आपको एक एक करके मुलाकात करवाता हूँ हमारे 9 कवियों से और उनकी उन अद्भुत कृतियों से जिसका ये संकलन है, ये किताब सिंगापुर के नवरस। इस फहरिस्त में मैं सबसे पहले शुरू करूंगा श्रद्धा जैन जी के साथ। मैं उनका थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूं कि श्रद्धा जी सिंगापुर की एक मशहूर गजलकारा हैं। गजल के साथ साथ वे कविताएं और गीत भी लिखती हैं। इनकी रचनाएं कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुकी हैं। आज श्रद्धा जी नवरस से श्रृंगार रस पर आधारित उनकी एक रचना प्रतीक्षा सुनाने जा रही हैं। श्रद्धा जी। बहुत बहुत आभार राहुल जी, आपने इतने अच्छे से परिचय दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। सभी साथियों और गुणीजनों को मेरा नमस्कार। जब चित्रा जी ने और इसकी सिंगापुर नवरस की जब बात की और ममता जी से जब बात हुई, तो मुझे लगा कि ये तो किताब जो है मेरे मन का दर्पण, मेरी परछाई, अपनी जड़ों और संस्कृति से जुड़ने का, अभिव्यक्ति करने का एक अनमोल एक मिल रहा है। तो बस मैंने तुरंत इसको ले लिया। इसमें इतनी सुंदर सुंदर कविताएं, इसमें से एक कविता मैं आपके साथ साझा करती हूँ। मिलन और बिछोह के बीच में है कुछ प्रेम के पल, भविष्य के सपने, मीठी नोकझोंक, सितारों से भरा आंचल, तेरा हंसता हुआ चेहरा, वो तेरी बात उन्हीं आंखें, मगर फिर भी न जाने क्यों तुम्हें जब याद करती हूँ तो बस याद आता है एकांतवास की सदियां, हमेशा जागती आंखें, तेरी आहट का वो धोखा, प्रतीक्षारत वो दरवाजा, सफर आशा निराशा का और लौट के आने का वचन, दिया था जो मुझे तुमने युद्ध में जाने से पहले, लौट के आने का वचन दिया था जो मुझे तुमने युद्ध में जाने से पहले। बहुत अद्भुत कविता और इतनी प्यारी कविता के लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। इस प्यारी कविता के साथ हम अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे कवि की ओर, जो कि हैं वंदना जी। वंदना जी का अगर मैं परिचय दूं आपको, तो वंदना जी अपने आसपास घटित होने वाली सूक्ष्म अनुभूतियों को कविता के रूप में अभिव्यक्ति करती हैं और साथ ही हिंदी अनुवाद का कार्य भी वो करती हैं। वंदना जी आज नवरस में से करुण रस पर आधारित उनकी कविता काम काजी महिला सुनाने जा रही हैं। राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नवरस के सभी साथीगणों को बहुत बहुत आभार, नमस्कार और प्यार। नवरस के नाम से प्रकाशित ये काव्य संग्रह, जिसमें जीवन के सभी 9 मधुरिम रसों को उतारा गया है, सीधी सच्ची भाषा है, सीधे दिल से निकलकर दिल तक पहुंचती है। और मैं उम्मीद करती हूं कि सिंगापुर के हिंदी के जो विकास यात्रा है, इसमें ये एक मील का पत्थर साबित हो और हम लोग इसी तरह मिलकर और हिंदी को आगे बढ़ाने के प्रयास करते रहें। आज मैं अपनी एक कविता, इस संकलन में प्रकाशित कविता है कामकाजी महिला, उसको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। ये कविता मैं उन लोगों को डेडिकेट करते ही हूँ जो महिलाएं घर में छोटे बच्चों को छोड़कर नौकरी करने जाती हैं, बाहर से दिखने में जिस चमक दमक वाले जीवन में रहती हैं, लेकिन उनके भीतर जो घटित होता रहता है वो मैंने खुद भी अनुभव किया है और उसी को इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है। सुनिएगा। कामकाजी महिलाएं। कामकाजी महिलाएं
बसों में, टेम्पो में भागती हुई, घड़ी की 2 सुइयों से होड़ करती हुई रोज हार जाती हैं, देरी का कारण नहीं समझा पाती हैं। होती है पीर जब, चुभता है तीर तब, अपने ही कहते हैं आपके मजे हैं, दोनों कमाते हैं, बैंक बैलेंस बढ़ाते हैं। उन्हें क्या बताएं कि जिंदगी के बैंक में समय का खाता है। उन्हें क्या बताएं कि जिंदगी के बैंक में समय का खाता है, जहां जमा कुछ भी नहीं, केवल खर्च हो रहे पलों का हिसाब रखा जाता है। काम करते करते अचानक हाथ रुक सा गया है, कागजों पर बार बार एक नन्हा चेहरा उभर आया है। भरी दोपहरी, थके पांव स्कूल से घर आया है, ममता की छाँव बिन बियावान सा घर पाया है। ठंडा भात, बेस्वाद दाल, कुछ खाकर कुछ फेंक आया है। दरवाजे पर टकटकी सी लगी है, दरवाजे पर टकटकी सी लगी है, बताने को उमड़ रही कितनी ही बातें, बिना कसूर ही टीचर से फिर आज डांट पड़ी है। पर अभी तो माँ के आने में देर बड़ी है। कितनी ही शिकायतें, कितने मनुहार अनकहे ही रह गए। कितनी ही शिकायतें, कितने मनुहार अनकहे ही रह गए। उसकी वो तोतली बातें, उसका वो पहला कदम चलना, कितने ही पल माँ को छुए बिन ही गुजर गए हैं। पर समय कब किसकी प्रतीक्षा में रुका है। माँ की आंखों का सूनापन पढ़ बचपन अचानक बड़ा हो चुका है। पर कामकाजी महिला की इस मनोव्यथा को कौन समझ सका है, कौन समझ सका है। बेहद खूब वंदना जी। जैसा आपने खुद ने कहा था शुरुआत में कि दिल से निकली दिल की बात, और ये इतने आसान शब्दों में इतनी सारी बात को, इतनी एक गागर में सागर भर देने वाली बात है। इतनी बड़ी बात को आपने इतने शब्दों में, कविता के रूप में डाल दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कविता के लिए। आइए हम अब अपने सफर में आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ले चलता हूँ हमारे तीसरी कवित्री की ओर, जो कि है शीतल जैन जी। शीतल जैन जी अनुवाद और विज्ञापन जगत से नाता रखने वाली, कविताओं से बेहद लगाव रखने वाली हैं। प्रकृति और प्रेम इनके प्रिय विषय हैं। इनकी कविताओं का एक ब्लॉग है जिसमें ये अहमक लड़की के तकल्लुस से लिखती हैं। शीतल आज नवरस में से भक्ति रस पर आधारित अपनी एक कविता मुझे मीरा होना पसंद है सुनाने जा रही हैं। आइए चलते हैं शीतल जी के पास। बहुत शुक्रिया राहुल, और बहुत बहुत बधाई इतने सधे हुए और इतने सफल मंच संचालन के लिए। मेरे सभी साथियों को बधाई, और ममता जी और चित्रा जी आपका हार्दिक धन्यवाद इस पहल के लिए। जैसा ममता जी ने कहा, ये किताब वास्तव में मेरे जीवन के लिए भी मील का पत्थर है। ये पहला ऐसा संग्रह है जिसमें मैं शिरकत कर रही हूँ, और मैं खुद को सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं आप सभी सीनियर राइटर्स के बीच अपनी कुछ कविताएं रख पाई। आज जैसा कि राहुल ने कहा, भक्ति रस से अपनी एक कविता मैं सुनाना चाहूंगी जिसका शीर्षक है मुझे मीरा होना पसंद है। सुनिएगा। कान्हा तुम बस कान्हा रहो, कान्हा तुम बस कान्हा रहो, और मैं कभी राधा, कभी रुक्मणी, तो कभी मीरा बन तुम्हें ठीक वैसे ही धारण करूंगी जैसे तुम अपने होठों पर मुरली और सिर पर मोरपंख धारण करते हो। कान्हा तुम बस कान्हा रहो, और मैं कभी राधा, कभी रुक्मणी, कभी मीरा बन तुम्हें ठीक वैसे ही धारण करूंगी जैसे तुम अपने अधरों पर मुरली और अपने सिर पर मोरपंख धारण करते हो। जिस पल तुम होते हो मेरे ख्यालों में, जिस पल तुम होते हो मेरे ख्यालों में, मैं राधा बन जाती हूँ, रास रचाती हूँ तुम संग, तुम्हारी मुरली की तान पर थिरकती हूँ बेसुध। जिस पल तुम होते हो मेरे ख्यालों में, मैं राधा बन जाती हूँ, रास रचाती हूँ तुम संग, तुम्हारी मुरली की तान पर थिरकती हूँ बेसुध। जिस पल मैं होती हूँ तुम्हारे ख्यालों में, जिस पल मैं होती हूँ तुम्हारे ख्यालों में, रुक्मणी बन जाती हूँ मैं। स्वामिनी कर देते हो तुम मुझे, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि पूरे ब्रह्मांड की। स्वामिनी कर देते हो तुम मुझे, न सिर्फ तुम्हारी बल्कि पूरे ब्रह्मांड की। लेकिन कान्हा, जिस पल हम दोनों एक साथ एक दूजे के ख्याल में होते हैं, कान्हा जिस पल हम दोनों एक साथ एक दूजे के ख्याल में होते हैं, तब मैं तुमसे भी ऊपर होती हूँ, तब मैं तुमसे भी ऊपर होती हूँ, तब मैं रचती हूँ तुमसे, बसती हूँ तुम में और लीन हो जाती हूँ तुम्ही में। तुम्हारे ख्याल मुझसे मिलकर मुझे मीरा कर देते हैं।
तुम्हारे ख्याल मुझसे मिलकर मुझे मीरा कर देते हैं और मुझे मीरा होना पसंद है। धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है। मुझे मीरा होना पसंद है। बहुत बहुत सुंदर कविता शीतल जी, आपने पूरा माहौल भक्तिमय कर दिया। इस प्यारी कविता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब चलते हैं हम हमारे अगले कवि की ओर, जो कि हैं गौरव उपाध्याय जी। गौरव जी सामाजिक मुद्दे, दार्शनिक विचार, जीवन शैली और प्रेम के विषयों पर सरल और आसान भाषा में कविताएं लिखते हैं। वो आजकल फेसबुक पर, अपने यूट्यूब चैनल पर काफ़ी लिख रहे हैं और युवा पाठकों में खासे लोकप्रिय भी हैं। गौरव नवरस में से आज वात्सल्य रस पर आधारित अपनी कविता माँ पहला प्रेम हमें सुनाने जा रहे हैं। आइए चलते हैं गौरव जी के पास। गौरव जी। धन्यवाद राहुल, और बहुत बहुत आभार सबका। मैं 2 शब्द किताब के बारे में बोलना चाहूँगा, क्योंकि मुझे ये लगता है कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल रही है ये, जो किताब सिंगापुर नॉरस निकली। मेरा मानना ये है कि हम जब सोशल इम्पैक्ट की बात करते हैं तो लैंग्वेज एक बहुत, और भाषा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीडियम है। और मुझे लगता है कि जब हम चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात करें या चाहे फिर हम आर्थिक रूप से अगर किसी सामाजिक पहल को करना चाहते हैं, उसके लिए भाषा का माध्यम चुनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से सरलता से हमने सरलता से विविधता को अपनाया इस किताब के अंदर, मुझे लगता है कि एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होने वाली है कि कैसे जो नई पीढ़ी है वो हिंदी भाषा को देखती है, कैसे हिंदी का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो अनेक बधाइयाँ सबको, सारे साथी कवियों को और ममता जी को, चित्रा जी को, कि ये पहल आज जीवंत हुई है। तो इसके साथ मैं अपनी कविता पढ़ना चाहता हूँ। बहुत ही सरल कविता है, वात्सल्य रस की है, और मैंने तब लिखी थी जब मुझे ये लगा कि उम्र के एक खास पड़ाव पर क्या हम अपने माता पिता के साथ उतनी बेबाकी से बातचीत करते हैं, जैसे जब हम छोटे होते हैं, बच्चे होते हैं, लिपट कर, माँ मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगती है, माँ मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं लगती। तो सुनिएगा, एक संवाद है माँ के साथ। मैं कर रहा हूँ अपनी संवाद अपनी माता के साथ, और मैंने लिखा कि माँ मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। माँ मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। माँ मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। माँ सुनो, तुम्हारी बड़ी बड़ी आंखें कहीं नम तो नहीं है? तुम्हें कहीं मेरे बड़े हो जाने का गम तो नहीं है? लौट जाना चाहता हूँ दौड़कर मैं बचपन में फिर से, छुपकर आंचल में तुम्हारे दुलार करना चाहता हूँ। मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। माँ मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। माँ इन चांदी जैसे सफेद बालों का उम्र से गिला मत करना। माँ लोग नजर लगा देते हैं, सबसे मिला मत करना। तुम सादगी से जी गई हो किस तरह इतना लंबा यह जीवन। आज मैं बैठकर संग तुम्हारे तुम्हारा श्रृंगार करना चाहता हूँ। माँ मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूँ, तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। माँ याद है मुझको तुम्हारी वो तवे की पिछली रोटी, वो माथे पर एक बड़ी सी बिंदी और वो लंबी सी चोटी। त्याग और बलिदान तुम क्यों चुपचाप मगर करती रही। मैं आज तुम्हारे बलिदानों का इश्तिहार करना चाहता हूँ। माँ मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। माँ सुनो, वो परियों की कहानी सच्ची थी ना? वो अपनी छोटी सी जो दुनिया थी वो कितनी अच्छी थी ना? हाथ थाम कर मैं तुम्हारा घर वाली फुलवारी में सुबह वाली सैर फिर एक बार करना चाहता हूँ। माँ मैं खुलकर इजहार करना चाहता हूँ, तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। माँ कठिन है रास्ते बहुत इस जीवन के सफर में, बस लौट आऊंगा रुको जरा वापस मैं घर में। वक्त बीता जा रहा है, वक्त बीता जा रहा है, और बातें बहुत करनी है तुमसे। तुम्हारे लिए सारे प्रलोभन इनकार करना चाहता हूँ। माँ मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। और आखिरी 4 पंक्तियां हैं कि माँ अब 40 का होने वाला हूँ, अब 40 का होने वाला हूँ, चलते चलते थकता हूँ। मोटी ऐनक और सफेद बालों में अब कुछ तेरे जैसा दिखता हूँ। माँ बता, क्या दोनों ही बूढ़े हो जाएंगे? एक दिन ऐसा भी आएगा।
मैं अब जन्म जरा के सारे सच स्वीकार करना चाहता हूँ। मैं आज खुलकर इजहार करना चाहता हूँ। माँ, मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कि मैंने जब ये कविता पहली बार सुनी थी तो मैंने मन किया था कि मैं फोन उठाऊं और अपनी माँ से वार्तालाप करूं, और मुझे बेहद खुशी है। ये कविता इस किताब का एक हिस्सा है जो कई लोगों तक पहुंचेगी और हमको सभी को प्रेरित करेगी कि हाँ, हम कभी भी अपनी माँ से वैसा वार्तालाप करें, और ना करें तो कम से कम कोशिश करें उन सभी नजरिए से सोचने की। बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी। बहुत धन्यवाद राहुल। चलिए हम कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले कवि की ओर। पहले मैं आपको उनसे फिर से एक बार उनका परिचय दे देता हूँ। पहले मैंने उनका परिचय दिया हमारी इस किताब की संपादिका के तौर पर, लेकिन अब वो हमारे बीच आ रही हैं एक कवित्री के तौर पर। सो ये 9 कविता के नवरस को समेटे इस काव्य संकलन की संपादक चित्रा गुप्ता जी एक अनुभवी प्रवक्ता हैं और लेखिका हैं। कविताएं लिखती हैं, कहानियां लिखती हैं, लेख लिखती हैं और इन्हें मंच पर प्रस्तुत भी करती हैं। आज हम उन्हें आमंत्रित कर रहे हैं कि वो हमारे बीच आए और अपने हास्य रस से की एक कविता 55 में बचपन को प्रस्तुत करें। चलिए चलते हैं चित्रा जी के पास। धन्यवाद राहुल, मेरा इतना अच्छा परिचय देने के लिए। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब कोई मेरी तारीफ करता है, सच बताऊं, बिल्कुल ईमानदारी से। और अब मैं बात करूंगी थोड़ी सी कविता के बारे में। देखो, श्रृंगार रस है, करुण रस है, उसमें हम बड़े भाव कोमल शब्द यूज कर सकते हैं, प्रयोग करते हैं। लेकिन मैंने देखा मेरा वीर रस के कवि भी और मेरे रौद्र रस के कवि भी, और वो भी उतनी ही सरल भाषा में अपनी बातों को कह रहे हैं। तो इसलिए मुझे ये किताब बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि वीर में मैंने देखा, जैसे मैं पढ़ती हूँ शिवाजी की किताबें, तो बड़े कठिन कठिन शब्द होते हैं, लेकिन मेरे सारे कवियों ने उन रसों को भी सरल भाषा में, इवन अद्भुत रस भी जिसमें व्यंग भी था, बहुत सरल भाषा में बताया। तो मुझे यह किताब इसलिए बहुत अच्छी लगती है और मैं चाहती हूँ सब इसका आनंद लें। आज मैं अपनी कविता प्रस्तुत करूँगी। मैं आपको ले जाऊंगी, मैं आपका तो बचपन में सबको ले जाऊंगी। स्कूल के समय को आप याद करिए और मैं उस कविता की बात करूंगी कि आप स्कूल पहुंच रहे हैं। यादों की एक धुंधली खिड़की से, यादों की एक धुंधली खिड़की से झांकता है मेरा नटखट बचपन, झांकता है मेरा नटखट बचपन, जब खिड़की से फुदक कर बाहर आता है, जब खिड़की से फुदक कर बाहर आता है, तब उम्र का एहसास तिरोहित हो जाता है, तब उम्र का एहसास तिरोहित हो जाता है। बच्चों की तरह इमली कटारे उन पर चूरन लगाकर खाने को जी चाहता है, बच्चों की तरह इमली कटारे उन पर चूरन लगाकर खाने को जी चाहता है। दो चोटियां बांधकर स्कूल जाती अल्लड़ लड़की स्वयं में देखती हूँ, दो चोटियां बांधकर स्कूल जाती अल्लड़ लड़की स्वयं में देखती हूँ। पढ़ाई के साथ सहेलियों से लड़ाई, पढ़ाई के साथ सहेलियों से लड़ाई, रूठना मनाना सब करने को जी चाहता है। अंधेरे में बाहर खेलना, शायद आपको याद हो, क्योंकि शहर में शायद अब नहीं होता है, लेकिन प्राचीन काल में ऐसे था और मेरे टाइम में भी, और आप लोग शायद अनुभव भी करते हो। अंधेरे में बाहर खेलना, पीछे से भौं करके साथियों को डराने को जी चाहता है। ठेले वाले के पास चाट पापड़ी के चटकारे, 1 रुपए के 16 गोलगप्पे, आप सोच भी नहीं सकते। ठेले वाले के पास चाट पापड़ी के चटकारे, 1 रुपए के 16 गोलगप्पे खाने को जी चाहता है। घर से स्कूल तक, ध्यान चाहूंगी, घर से स्कूल तक पीछा करने वाले उस लड़के को कनखियों से देखने को जी चाहता है। घर से स्कूल तक पीछा करने वाले उस लड़के को कनखियों से देखने को जी चाहता है। पड़ोसियों के यहाँ होने वाली शादी में सज धज कर नाचने गाने को जी चाहता है। पड़ोसियों के यहाँ होने वाली शादियों में सज धज कर नाचने गाने को जी चाहता है। बुआ, ताई, चाची के बच्चों को याद करती हूँ,
क्योंकि मैं संयुक्त परिवार में पली हूँ, इसलिए मुझे सब याद आते हैं। बुआ, ताई, चाची के बच्चों को याद करती हूँ, सबके साथ हुड़दंग मचाने को जी चाहता है। हर गलती पर फटकारने वाली माँ, हर गलती पर फटकारने वाली माँ की धुआंधार नसीहतें सुनने को जी चाहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात को बिटिया रानी पिता से सुनने को जी चाहता है। सुबह, दोपहर, शाम, रात को बिटिया रानी पिता से सुनने को जी चाहता है। ओ मेरे रसीले कसैले बचपन, ओ मेरे रसीले कसैले बचपन, जीवन भर तेरे साथ रहने को जी चाहता है, जीवन भर तेरे साथ रहने को जी चाहता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चित्रा जी। और एक एक पंक्ति हम सबको अपने बचपन की यादों में ले गई। आपका तहे दिल से धन्यवाद इतनी खूबसूरत कविता के लिए। तो चलते हैं हमारे वरिष्ठ एवं अनुभवी कवि आलोक मिश्रा जी के पास। आलोक मिश्रा जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं और इन्हें हिंदी साहित्य नाटकों में विशेष रुचि है। कविताओं और कहानियों के जरिए आलोक जी अपने विचारों को खूबसूरती से व्यक्त करते हैं। आज आलोक जी नवरस में से शांत रस पर आधारित अपनी कविता ऋतुराज आया सुनाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं आलोक जी के पास। आलोक जी। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं आप। और चित्रा जी को और मित्र कवियों को बहुत बहुत बधाई इस किताब के लोकार्पण के लिए। और किताब क्या मायने रखती है मेरे लिए, नवरस क्या मायने रखती है, पहली बात तो मैं कहूँगा कि हम लोग लिखते क्यों हैं, या मैं खुद क्यों लिखता हूँ। लिखता इसलिए हूँ क्योंकि अपने विचारों को सुचारू रूप से रख सकूँ और एक सहेज के रखे जा सकें आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी और हमारे लिए भी। और फिर जब ये बातचीत हुई, चित्रा जी ने इस बात को पहल रखी कि एक किताब लिखी जाए ऐसी, तो हम लोग सारे लोग सहर्ष राजी हो गए कि अपने शब्दों में, सहज शब्दों में अपनी बात कहते हैं। और एक अच्छा माध्यम है हिंदी को भी बढ़ावा देने के लिए, कि लोग ये जान पाएंगे कि अपनी भाषा के लिए, अपनी हिंदी, आप सहज सरल शब्दों में भी अच्छी बात कह सकते हैं। हमेशा क्लिष्ट शब्दों का उपयोग करना जरूरी नहीं है। और कविता के बारे में दो शब्द कहूँ, ऋतुराज आया, क्योंकि लोग आजकल व्यस्त बहुत रहते हैं, लेकिन हमेशा जैसे चित्रा जी ने अभी बताया कि बचपन में बचपन, सब लोग बोलते हैं मन होता है पानी में, बारिश में भीगें, ये कर लें वो कर लें, लेकिन पता नहीं क्या उनको रोकता क्या है जो उनके पैरों को, हाथ को बांध लेता है कि वो मन का नहीं कर पाते हैं। तो इसमें मैं वही लोगों से बात कह रहा हूँ कि ऋतुराज आया है, थोड़ा आनंद लो इसका, क्या क्या हो रहा है अपने आसपास देखो, अनुभूति करो आसपास क्या घटित हो रहा है, और थोड़ा आनंद लो जीवन का। तो मैं कविता पढ़ता हूँ और आप लोग इसका आनंद लें। देखो हमसे मिलने को ऋतुराज आया, साथ अपने अनगिनत उपहार लाया। सब्ज रंग आलीशान कालीन मखमली, बेल बूटे मनोहर पुष्पलता और कली, इत्र स्नात पवन चली, महक उठी गली गली, तिनके बीन गौरैया नीड़ बनाने चली। पेड़ों को नौ किसलयों से फिर सजाया, देखो हमसे मिलने को ऋतुराज आया। कोहरे की धुंध छटी प्रखर हुई रश्मियां, भंवरों का राग सुन महक उठी कलियां। परिधान बहुरंगी पहन आई तितलियां, पुष्प पुष्प घूम घूम इतराती तितलियां। साथ अपने प्यार का संदेश लाया, देखो हमसे मिलने को ऋतुराज आया। गेहूं के बिरुओं का हौले हौले नर्तन, सरसों की बाली की लचकन और थिरकन। पंछी के कलरव से चहक उठा अंबर, कुहू कुहू कोयल का गीत मधुर गायन। जन समूहों में नया उल्लास लाया, देखो हमसे मिलने को ऋतुराज आया। अमवा की डाली पर झूल रही मंजरियां, तरुड़ी के कानों में झूलें जसबालियां। नीम और जामुन भी खूब बौराए हैं, टेसू और सेमल भी फूले ना समाये हैं। मधुमक्खियों ने नया छत्ता बनाया, देखो हमसे मिलने को ऋतुराज आया। व्यस्त सभी लोग जन अपने ही काम में, व्यस्त सभी लोग जन अपने ही काम में, दिन रात सुबह शाम
की भागम भाग में एक पल ठहर लो, दम तनिक भर लो, प्रकृति की भेंट का जी भर आनंद लो। पिंजरे के अंदर से तोते ने पुकारा, पिंजरे के अंदर से तोते ने पुकारा, देखो हमसे मिलने को ऋतुराज आया। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत प्यारी कविता आलोक जी। पल भर ठहरो प्रकृति की भेंट कब। देखो बहुत बहुत अच्छे शब्दों में आपने ये बात रखी है, और ये कविता पहुंचेगी इस किताब के द्वारा तो लोगों को एक जो लोग पढ़ेंगे उनको एक नजरिया मिलेगा कि हाँ, हमें रुककर प्रकृति की भेंट का आनंद लेना चाहिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी इस सुंदर कविता के लिए। थैंक यू। चलिए हम हमारे सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारे अगले कवि की तरफ, जो कि हैं ग्लोबल हिंदी फाउंडेशन के सह संस्थापक संजय कुमार जी। संजय जी के व्यक्तित्व में विज्ञान और कला के सुंदर सामंजस्य देखने को मिलता है। वे एक भावुक कहानीकार हैं और कवि हैं, जो कि आम आदमी के जीवन से प्रेरणा लेकर व्यंग्य, कविता और कहानियां लिखते हैं। आज संजय जी नवरस में से अद्भुत रस का भाव समेटे हुई अपनी कविता पॉलीथिन का असह बोझ सुनाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं संजय जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज से पहले बतौर पाठक जब भी कभी किताबें पढ़ी, अच्छी किताबों में हमेशा जादू देखने को मिला। कैसे कोई काली स्याही को सफेद पन्ने पे उड़ेल के जीवन के बहुआयामी रंग के इंद्रधनुष हमारे सामने बिखेर देता है। ऐसी सोच के साथ जब सिंगापुर नवरस का प्रस्ताव मेरे पास आया तो मुझे लगा कि परिपक्व लेखनी के धनी मेरे ओजस्वी कवि मित्र अपने शब्दों और अपने विचारों के मोह पास में जब पाठकों को मंत्रमुग्ध करेंगे तो शायद मेरी कविता भी उन पे वो जादू कर पाए। ऐसे ध्येय के साथ मैंने सहर्ष स्वीकार किया और आज मैं अपनी एक कविता साझा करूंगा और फिर कहूंगा कि जैसे अभी आलोक जी ने प्रकृति का वर्णन किया, प्रकृति प्र और कृति से बना है, मतलब ईश्वर की सबसे श्रेष्ठ रचना है और उसके संरक्षण, देखभाल सबकी जिम्मेवारी भी हमारी है। तो उस कविता से मदद लेते हुए आगे बढ़ के बताना चाहूंगा कि पर्यावरण संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। कविता का शीर्षक जैसा राहुल ने कहा, पॉलिथीन का असह्य बोझ। ध्यान चाहूंगा। कहीं सूखे पपड़ी पड़े होठों को नमी का सिर्फ सपना आता है, कहीं सूखे पपड़ी पड़े होठों को नमी का सिर्फ सपना आता है, तो किसी की कार धुल रही ऐसे जैसे कोई मतवाला एरावत नहाता है। वो एयर प्यूरिफायर की महंगाई का रोना रो जाता है, जो एयर प्यूरिफायर की महंगाई का रोना रो जाता है, वही कमबख्त हर छोटी बड़ी खुशियों में कितने पटाखे जलाता है। कमाता है वो इस आरजू में कि हरियाली में एक घरौंदा हो उसका, कमाता है वो इस आरजू में कि हरियाली में एक घरौंदा हो उसका। वो बिल्डर है, वो बिल्डर है, निरंतर जंगल काट अट्टालिकाएं बनाता है। खुली हवा में सांसें ले सके इसलिए साल में एक बार स्विट्जरलैंड जाता है, खुली हवा में सांसें ले सके इसलिए साल में एक बार स्विट्जरलैंड जाता है। पर महंगाई है कितनी, पर महंगाई है कितनी, इसके लिए अपने प्लास्टिक की फैक्ट्री तीनों शिफ्ट चलाता है। बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि बोधि वृक्ष के नीचे पाएगा निर्वाण, बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि बोधि वृक्ष के नीचे पाएगा निर्वाण, पर व्यस्त है शायद एक पौधा लगाना भूल जाता है। अब जो ये कथनी और करनी का फर्क है, इसका आने वाली पीढ़ी पे दो पंक्तियों में प्रभाव दिखाना चाहूंगा कि जो पूछूं मेरे बेटे से, जो पूछूं मेरे बेटे से टाइगर रहता है कहाँ, तो वो आईपैड दिखाता है। नकू के डाल पे बैठी हुई चिड़िया, नकू के डाल पे बैठी हुई चिड़िया तो 2AA की बैटरी ले आता है। विकट स्थिति है और प्रकृति खुद चाहती है कि सब सटीक रहे, सब सही रहे, कभी कभी सचेत भी करती है, जैसे अभी कोरोना महामारी है, पर ऐसे वो निरंतर प्रयासरत है कि पर्यावरण संरक्षित रहे। जैसे दो पंक्तियों में वो बात कहना चाहूंगा कि नदी प्रयासरत है निरंतर कि सागर मीठा हो जाए, जाके मिलती रहती है सागर से।
नदी प्रयासरत है निरंतर कि सागर मीठा हो जाए, पर वो सफाई पसंद है इतना, नदियों में सारे नाले छोड़ आता है, नदियों में सारे नाले छोड़ आता है। और आखिरी दो पंक्तियों में कि न लो हल्के में उसे, न लो हल्के में उसे, जो यूं पर्यावरण को धीरे धीरे छेड़े जाता है, धीरे 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 एक दिन धरती पे वही पॉलिथीन का असह्य बोझ हो जाता है, धीरे धीरे धरती पे एक दिन पॉलिथीन का असह्य बोझ हो जाता है। धन्यवाद। जब पूछूं बेटे से टाइगर रहता है कहाँ, तो वो आईपैड दिखाता है। ये कविता, ये पंक्तियां में आपने कितनी बड़ी बात कही है। ये पंक्तियां संवेदना तो जगाएंगे ही, ये लोगों को जागृत भी करेंगी। और आपका बहुत धन्यवाद इस सुंदर कविता के लिए संजय जी। धन्यवाद। चलिए हम हमारे सफर को अब आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं हमारी अगली कवित्री की तरफ, जो कि हमारी प्यारी आराधना जी। आराधना श्रीवास्तव जी पेशे से पूर्व पत्रकार हैं और उनकी लेखनी में गहरी सोच और स्थापित मापदंडों को लेकर एक चुनौती का स्वर मुखरित होता है। ये अपने YouTube चैनल के माध्यम से अपने विचारों को अभिव्यक्ति करती हैं, जिसके हम सब बड़े फैन हैं। और आज हम गुजारिश करेंगे आराधना जी से कि वो नवरस में से रौद्र रस पर आधारित उनकी कविता ज्ञान मत बांटो हमें सुनाए। चलिए चलते हैं आराधना जी के पास। आराधना जी। शुक्रिया राहुल जी इस सुंदर परिचय के लिए। जीवन के खट्टे मीठे कच्चे पक्के रंगों से सजे नवरस में आपको अपनी जिंदगी का अक्स नजर आएगा। नवरस के 9 कवियों की जो कविताएं हैं वो आपके दिल के तार को छू जाएगी, आपको गुदगुदाएगी, सोचने पर मजबूर कर जाएगी और शब्दों में ढली भावनाओं के रस से सराबोर तो करेगी, लेकिन निश्चित तौर पे बोर नहीं करेगी। रौद्र रस पर आधारित मेरी कविता ज्ञान मत बांटो एक समाचार चैनल के संपादक और एक नवनियुक्त पत्रकार के आपसी संवाद पर आधारित है। सरोकार की पत्रकारिता का ख्वाब पाल रहे पत्रकार को बाजारवाद के कठोर यथार्थ से परिचित कराया जा रहा है। ज्ञान मत बांटो, ज्ञान मत बांटो क्योंकि ज्ञान बिकाऊ नहीं है और हमने भी ज्ञान की कोई धर्मशाला नहीं खोली है। हम यहाँ बैठकर अपनी दुकान चलाते हैं और तुम हो कि धंधे को मंदा करने चले हो। इतना ही शौक है ज्ञान बांटने का तो मोमबत्ती की रोशनी में कागजों के बंडलों में उकेरते रहो अपना ज्ञान। यहाँ क्यों चले आए? हमने तो नहीं बुलाया था तुम्हें, खुद की गरज थी तुम्हारी कि भौतिक ताप की आंच से पिघलने लगा था तुम्हारे उसूलों का फौलाद। भौतिक ताप की आंच से पिघलने लगा था तुम्हारे उसूलों का फौलाद, तो अब हमारी नींव क्यों हिलाने आए हो? देखते नहीं ये बाजार है बाजार, पल भर भी जो रूठ गया हमारा खरीदार तो सरेआम हमारा दिवाला निकल जाएगा और तुम्हारा ज्ञान स्क्रिप्ट के पन्ने तक सिमट कर रह जाएगा। कोई समझाओ इस मूर्ख को, कोई समझाओ इस मूर्ख को कि क्रांति और बदलाव की बात ना करे। ये पुरानी बीमारियां थी जिससे बड़ी मुश्किल से निजात पाई है हमने। अब हम चमचमाती दुनिया के बाशिंदे हैं। उस बजबजाती बदबूदार दुनिया की याद मत दिलाओ हमें। वो सिर्फ एक कहानी है, एक रात के स्लॉट भर की, जिसे दिखाकर हम बेचते हैं कई सपने और कई संवेदनाएं। खादी को आत्मसम्मान से जोड़ने वालों, ये अब फैशन की चीज बन चुकी है और किसी के गम में शरीक होना इंसानियत का तकाजा नहीं, अब तो ये हमारी रोज की आदत बन चुकी है। रो लो, रो लो तुम भी जी भर के कि आज के बाद तुम्हारा ज्ञान टीआरपी के अंधेरे में खोने वाला है। चाय की गर्म चुस्कियों में ठंडी आह भर लेना, चाय की गर्म चुस्कियों में ठंडी आह भर लेना। बहुत जल्द स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है, बहुत जल्द स्क्रीन पर ब्रेकिंग न्यूज आने वाला है। शुक्रिया। क्या बात है आराधना जी। हमारे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को आईना दिखाते कि हकीकत का आईना दिखाती है आपकी यह अभिव्यक्ति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सशक्त प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम हमारे अगले कवि की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हैं अमितेश कुमार जी। अमितेश जी
कवि और नाटककार होने के साथ साथ शायर भी हैं। अमितेश जी अपनी भावनाओं को उकेरने, लोगों को प्रेरित करने और स्वयं के अस्तित्व को तराशने के लिए कविताएं लिखते हैं। आज अमितेश जी हमारे बीच नवरस में से वीर रस पर आधारित अपनी कविता पौरुष हमें सुनाने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं अमितेश जी के पास। अमितेश जी। धन्यवाद राहुल, और सभी सह कवियों का बहुत बहुत अभिनंदन। पुस्तक के बारे में अब शायद मेरे पास कोई शब्द बचे नहीं, सभी लोगों ने कुछ ना कुछ इसके बारे में कह ही दिया है। सिर्फ दो बातें मैं कहना चाहूंगा कि सभी मनुष्य की एक सोच मौखिक होती है, और ये पुस्तक उनके सोच और उनके इर्द गिर्द हो रही बाकी भावनाओं और उस सोच को भी उससे रूबरू कराती है। तो ये एक मंच देती है ताकि आप अपने आप को उससे, उस सोच के साथ अपने आप को साझा कर सकें। और दूसरी बात यह है कि ये एक सरल भाषा में लिखी हुई है, ताकि खासकर जब आप बाहर रह रहे हैं और हम लोग उस जुड़ाव, एक जो सोच होती है उसके साथ जो जुड़ाव होता है वो एक भाषा के तहत होता है। तो ये एक स्वाभाविक रूप से एक मंच प्रदान करती है। इसको पढ़ें, और ये एक बहुत ही सफल प्रयास है हम सभी की तरफ से। कविता के बारे में मैं कहूंगा कि जीवन में हर आदमी, एक समय ऐसा आता है जब वो थोड़ा टूट जाता है, और चाहे लाखों प्रेरणा की बातें कही जाएं, वो प्रेरणा उसके अंदर से ही उसको प्रेरित करती हैं। तो उसी पे लिखी हुई मेरी कविता है पौरुष। वो इस प्रकार से है कि जन्म हुआ मनुष्य में अकारण इसे समझ नहीं, जन्म हुआ मनुष्य में अकारण इसे समझ नहीं, तराश अनुभव से उसे आभूषण भी बनता तभी। न रुक कभी न झुक कभी, न रुक कभी न झुक कभी, किंचित नहीं भयभीत हो, गर गिरा भी तू सपाट तो बढ़ा फिर भी फरलांग है। और संयम हृदय में संभाल रख, संयम हृदय में संभाल रख, मृत्यु भी असमय आती नहीं, वीरता से कर पथ विजय, गाथा यूं ही गाई जाती नहीं। और शतरंज की बिसात पर, शतरंज की बिसात पर फेंकता वो अपनी चाल है, कहता उसे चुनौती पर देता वही कुछ ढाल है। और आड़ में उस ढाल के तैयार कर तू तोड़, आड़ में उस ढाल के तैयार कर तू तोड़, स्वीकारता जा चुनौतियां जीवन भर मोड़ दर मोड़। और आखिरी 4 लाइनें हैं। संघर्ष रहित जीव का, संघर्ष रहित जीव का अस्तित्व भी है प्रश्न पर, पौरुषता से जीवन जय और अभिमान से तू अंत कर, पौरुषता से जीवन जय और अभिमान से तू अंत कर। धन्यवाद राहुल। क्या बात है अमितेश जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी शिराओं में शायद रक्त थोड़ा तेजी गति से दौड़ने लगा था आपकी कविताएं सुनकर। धन्यवाद राहुल। बहुत ही सुंदर और सशक्त अभिव्यक्ति अमितेश जी, बहुत बहुत प्यारी कविता। तो ये थे हमारे 9 कवि और उनकी 9 प्यारी प्यारी कृतियां। मेरे पास समय कम था, इसलिए मैं हर एक कविता के सुनने के बाद अपनी भावनाओं को पूरी तरह से अभिव्यक्त नहीं कर पाया, लेकिन मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतनी सुंदर सुंदर कृतियां आपने प्रस्तुत की और इतने सशक्त और अच्छे तरीके से उनका हमारे सामने रखा। तो एक बात ये कहना चाहूंगा कि मैं एक लेखक हो या कवि हो या शायर हो, और उसका लिखा हुआ तब तक ही उसका होता है जब तक वो उसके या तो जहन में हो या उसने पेपर पर अगर उसे उकेरा है तो वो उसके पास हो। एक बार वो गया कद्रदानों के बीच में, जनता के बीच में, तो वो उसका नहीं रहता। अब वो जनता के ऊपर है, कद्रदानों के ऊपर है, उसका क्या करे। वो उसकी प्रशंसा करे, उसमें कमियां निकाले, या उसमें से कुछ ऐसा पा जाए जिसका वो जीवन में अनुसरण कर सके। और मैं ये कहूंगा कि हमारे 9 कवियों की हर एक कविता में, हर एक पंक्ति में ऐसी कुछ ना कुछ बात है जो आपको संवेदना जगा जाएगी, आपको हकीकत दिखा जाएगी और आपको प्रेरित कर जाएगी कि आप उसमें से कुछ ऐसा ले पाएं जिसका आप जीवन में अनुसरण कर सकें और किसी भी क्षेत्र में कुछ सुधार कर पाएं। ये किताब एक सौगात है कविता प्रेमियों के लिए, जिसमें एक ही जगह 9 प्रतिभाशाली और अनुभवी कवियों ने 9 रसों के अलग अलग फूल से गुलदस्ता बनाया है। गीतों के राजकुमार के नाम से जाने वाले वरिष्ठ साहित्यकार राकेश खंडेलवाल जी, जिन्होंने नवरस के लिए अपनी समीक्षा भी लिखी है, उन्होंने नवरस के इन सभी 9 कवियों के लिए काव्यात्मक शुभकामना लिखी है। देखिए कितनी सुंदर शुभकामना जिसमें सभी का नाम है, और उनके लिए ये बात लिखी गई है कि सिंगापुर के नववितान पर हिंदी का करने अभिनंदन। सिंगापुर के
नववितान पर हिंदी का करने अभिनंदन, गौरव में ले दिव्य दृष्टि से करते हैं संजय नव आराधन। पुष्पा की छाया में चित्र अमितेशित आलोक लुटाकर श्रद्धा के शीतल भावों से करती है कविता का वंदन। इस अवसर पर नव कवियों ने नवरस गंध काव्य में घोले, इस अवसर पर नव कवियों ने नवरस गंध काव्य में घोले, किए प्रकाशित शब्द सभी जो अधरों में रह गए अबोले। अभिषेकों के भाव अकिंचन भेज रहा सादर स्वीकारें, अभिषेकों के भाव अकिंचन भेज रहा सादर स्वीकारें। आशा है लेखनी आपकी और नए वातायन खोले। आखिर में आपसे कहना चाहूंगा कि ये एक झलक मात्र थी हमारे 9 कवि और उनकी अद्भुत रचनाओं की। नवरस किताब के बारे में अगर अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो उसके लिए संपर्क करें globalhindi.org पर। सबसे आखिर में मैं धन्यवाद देना चाहूंगा ममता जी का, हिंदी फाउंडेशन का, चित्रा जी का, जो इस सुंदर विचार को एक किताब के रूप में मूर्त रूप देने के लिए इन्होंने इतने अथक प्रयास किए और वो सफल हुआ। मैं अभिनंदन करना चाहूंगा हमारे सारे होनहार 9 कवियों का और उनके लिए मेरी शुभकामनाएं कि वो कई और सोपान चढ़ें, प्रतिष्ठा पाएं और कई ऊंचाइयों को छुएं साहित्य जगत में। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मैं सभी दर्शकों का। एक बार और अगर आप इस किताब के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं तो संपर्क करें globalhindi.org पर।